बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, द्रूशी पढ़ लें। आज की जो हमारी रिवीजन क्लास है, क्लास नंबर 3 है। तो आज की क्लास में हम दो चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर करेंगे डिस्कशन और एक लेबर कॉस्टिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है वह हमने स्प्रिंग 10 क्वेश्चन नंबर 2 स्प्रिंग 10 क्वेश्चन नंबर 2 मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड, हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने लगे। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं समझा दूंगा, फिर सोल्यूशन के लिए आप लोगों ने अपने पास सोल्यूशन रख लेना है, तो मैं साथ साथ डिस्कस भी कर लूँगा, साथ साथ उसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, MDL इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कार्टिन। जो MDL है ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम कार्टिन है, ये क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, विच इज़ यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इस डिमांड इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल ही इसकी डिमांड रहती है। द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। एनुअल डिमांड इन द कंट्री इज 240,000 टन। ये अंडरलाइन कर लेना है कि जो 240,000 टन है ये कंट्री की डिमांड है, यानी कि पूरे मुल्क की डिमांड इतनी है 240,000। ठीक है जी। ये क्योंकि हम MDL वाले हैं और हम सिर्फ कार्टन के डिस्ट्रीब्यूटर। MDL बहुत सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, बहुत सारी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। उन मल्टीपल प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है कार्टन। तो हमने कार्टन के ऊपर फोकस करना है कि कार्टन की इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम क्या है। और ये जो एनुअल डिमांड है 240,000 टन, ये कार्टन सिर्फ MDL थोड़ी मंगवाता होगा, बाकी भी तो कंपनीज होंगी जो कार्टन मंगवाती होंगी। तो पूरी कंट्री की डिमांड 240,000 टन है, वेरियस MDL शेयर इज 32.5%। तो MDL का सिर्फ शेयर कितना है, वो बनता है 32.5%। तो हमने देखना है इस 240,000 में से ये MDL का शेयर कितना है। तो हमने क्या करना है, 240,000 मल्टीप्लाई बाय 32.5%। तो ये जो डिमांड आएगी, अब ये एनुअल डिमांड होगी MDL की। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 78,000। ये जो 78,000 है ये MDL की एनुअल डिमांड है, ये एनुअल डिमांड है MDL की 78,000। ठीक है जी, ये फर्स्ट वाली लाइन का तर्जमा हो गया। सेकंड, द एवरेज सेल प्राइस इज ₹22,125। ये एवरेज सेल प्राइस आ गई पर टन। अब यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट चल रहा है वो टन्स के हिसाब से चल रहा है, केजेस के हिसाब से होता है केजेस के हिसाब से कर लेते हैं, लीटर के हिसाब से होता है लीटर के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, तो टन एज अ यूनिट के तौर पर यहाँ पे हमारे पास चल रहा है, तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन टन के हिसाब से ही गिवन है, तो हम कैलकुलेशन भी पर टन ही करेंगे। अच्छा जी, तो एवरेज सेल प्राइस बता दी, वेरस प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑफ कॉस्ट। उसने हमें सेल प्राइस बता दी और साथ प्रॉफिट मार्जिन बता दिया। ये इंफॉर्मेशन तब गिवन की जाती है या तो सेल में से प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, या तो सेल में से हमने कॉस्ट के ऊपर जाना हो, यानी कि परचेजिंग कॉस्ट के ऊपर हमने जाना हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर जाना हो, तब ये इंफॉर्मेशन दी जाती है, या तो प्रॉफिट के लिए या तो कॉस्ट पर जाने के लिए। तो सेल प्राइस है और सेल प्राइस के ऊपर वो कह रहा है 25% मार्जिन है। नॉर्मली वर्ड मार्जिन सेल प्राइस के ऊपर होता है, यानी कि मार्जिन इज 25% का मतलब ये है कि सेल के ऊपर 25% हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर 25% ऑफ कॉस्ट आ गया, बेशक यहाँ पे मार्जिन लिखा हुआ है, उस मार्जिन को आपने इग्नोर करना है, यानी कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा 20% ऑफ कॉस्ट पर होगा, यानी कि मार्कअप पर होगा। तो जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो कॉस्ट की बेस के ऊपर करेंगे, तो कॉस्ट 100 हो जाएगी, 100 के ऊपर 25% का प्रॉफिट होगा और ये जो सेल प्राइस होगी ये 125 पर होगी। और अगर आप यहाँ से कॉस्ट निकालना चाहें, यानी कि परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहें, तो यहाँ से परचेज कॉस्ट आपकी इजीली निकल सकती है। तो सेल प्राइस कितनी है हमारे पास, 22,125। तो अगर यहाँ से परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहें तो सेल प्राइस से 22,125, ये जो 22,125 है ये 125% पर है, क्योंकि अगर कॉस्ट 100 है,
प्रॉफिट 25, तो 100 प्लस 25 सेल किस पर होगी 125। तो ये जो 125 है ये तो 125 पर है और मुझे कॉस्ट पर जाना है यानी कि 100 पर जाना है, तो 100 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, तो परचेज कॉस्ट यहाँ से मेरे पास फाइंड हो जाएगी जो कि हमारे पास 17,700 आएगी, 17,700 आ जाएगी। तो ये मेरे पास परचेज कॉस्ट यहाँ से सेकंड वाली लाइन से परचेज कॉस्ट आ गई मेरे पास, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट बढ़ते हैं, द एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेजिंग डिपार्टमेंट। परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, चीजों को खरीदना यानी कि ऑर्डर प्लेस करना। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट यहां से ऑर्डर प्लेस करेगा, तो यहां से इस लाइन से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट मिलेगी। कौन सी कॉस्ट मिलेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि ऑर्डर करना किस डिपार्टमेंट का काम होता है, परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है जी। द एनुअल, अगली बात, एक एक वर्ड कीमती है, एक एक सेंटेंस कीमती है। द एनुअल वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये एनुअली है, पर ईयर है, ठीक है। जो एनुअल वेरिएबल कॉस्ट आई परचेजिंग डिपार्टमेंट की आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹4,224,000 ड्यूरिंग द करंट ईयर। इट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट आर रिलेटेड टू परचेज ऑफ कार्ल्टन। ये जो 4,224,000 है ये एनुअल वेरिएबल कॉस्ट है। ये क्या है, एनुअल वेरिएबल कॉस्ट है किसकी, परचेजिंग डिपार्टमेंट की। यानी कि टोटल हमने इतना ऑर्डर दिया होगा, बहुत सारी प्रोडक्ट का कंबाइन ऑर्डर होगा। ये तो हम क्या बेच रहे हैं, हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम तो कार्ल्टन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो ये जो सारी वेरिएबल कॉस्ट है इसमें से कार्ल्टन का कितना हिस्सा है, कार्ल्टन का कितना शेयर है, वो सिर्फ कितना है, किधर क्या 10% है। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी कार्ल्टन से रिलेटेड, जो कि हमारे पास ये जो वेरिएबल है ये तो हमारे पास एनुअल है, ठीक है जी। तो इसमें कार्ल्टन का कितना शेयर है, इसमें कार्ल्टन का सिर्फ 10% शेयर है। तो जो एनुअल डिमांड आएगी यानी कि टोटल एनुअल डिमांड या टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी वो आएगी 4,224,000, उसका 10%, तो वो कितना आ जाएगा 4,224,000। ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई कार्ल्टन की, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्वेश्चन में, क्योंकि रिक्वायरमेंट में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते वक्त हमने रिक्वायरमेंट को पहले क्यों नहीं पढ़ा, उसकी रीज़न यही थी क्योंकि मैंने आपको प्री प्लान्ड ही बता दिया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो दो एरिया में से आता है, या तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में से आएगा या तो रीऑर्डर लेवल वाले में से आएगा, ठीक है जी। तो ये जो पहले वाला क्वेश्चन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला ही है, तो दैट से हमने रिक्वायरमेंट के ऊपर इतना गौर नहीं किया क्योंकि हमें पहले ही पता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। नहीं तो आप पहले रिक्वायरमेंट, हमेशा अपने क्वेश्चन को एक नज़र के बाद फ़ौरन से रिक्वायरमेंट पर आना है। तो रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद फिर दोबारा से क्वेश्चन को 1 बाय 1 रीड करना है और फिर उसके अंदर जो भी हिंट्स होंगे उनको साथ साथ सॉल्व करते रहना है, फिर एट द एंड पूरा क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा जी, क्योंकि मुझे पता है परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम ऑर्डर देना होता है, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आई 4,224,000 ये तो एनुअल की यानी कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आई है। तो आपको पता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होती है। तो ये तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये तो पूरे साल की है, ठीक है। एक ऑर्डर देने की ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, एनुअल है, ये एनुअल टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो इसको नंबर ऑफ ऑर्डर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पर ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑर्डर, तो देखना कि पूरे साल में हम कितने ऑर्डर देते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ें, पॉइंट नंबर 4, प्रेजेंटली MDL फॉलो द पॉलिसी ऑफ परचेजिंग 6,500 टन एट अ टाइम। इसका मतलब अभी जो हम ऑर्डर देते हैं 6,500 टन का ऑर्डर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी,
तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्डर आ सकते हैं, बिल्कुल नंबर ऑफ ऑर्डर आ सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ से कैसे आएंगे? फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए हमारे पास एनुअल डिमांड कितनी है? 78,000, यानी कि पूरे साल में 78,000 टन मंगवाते हैं, और वन टाइम में कितने मंगवाते हैं? 6,500। तो यानी कि पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर दे रहे होते हैं? तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ठीक है जी। तो एनुअल डिमांड कितनी है? 78,000, तो ये 78,000 आ गया एनुअल डिमांड। और ऑर्डर क्वांटिटी कितने देते हैं? उसने बताया 6,500 देते हैं। तो 6,500 से क्या किया? डिवाइड कर दिया, तो कितने ऑर्डर बन गए? 12 ऑर्डर बन गए। तो 422,400 को, ये हमारे पास एनुअल आ गई। अगर हम इसको क्या करें, इसको अगर हम डिवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ जाएगी, ठीक है। तो 422,400 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ जाएगी, जो कि हमारे पास आ जाएगी 35200। तो ये 35200 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई हमारे पास, ठीक है जी। इसका मतलब एनुअल डिमांड भी आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए? होल्डिंग कॉस्ट चाहिए, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट के लिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देता है। होल्डिंग कॉस्ट के लिए कहता है कैरिंग कॉस्ट, आपको पता है कैरिंग कॉस्ट इज योर होल्डिंग कॉस्ट, यही आपकी होल्डिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कहता है जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगा उसका 1% कैरिंग कॉस्ट है। तो देखें कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्या हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी कि परचेज प्राइस कैलकुलेट कर ली थी? वो हमने यहां से की थी। परचेज कॉस्ट कितनी थी? 17700। तो ये हमारे पास क्या कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो 17700 का 1% लेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो होल्डिंग कॉस्ट कैसे आ गई? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल? कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 17700 और उसका क्या करना है? हमने 1% ले लेना है। तो जैसे ही 1% लिया हमारे पास आंसर आ गया 177। तो ये 177 क्या हुआ हमारे पास? होल्डिंग कॉस्ट आ गई। कौन सी कॉस्ट आ गई? होल्डिंग कॉस्ट आ गई। और 35200 कौन सी कॉस्ट आ गई हमारे पास? ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। और 78,000 क्या हमारे पास? एनुअल डिमांड है। तो देखें EOQ के लिए हमारे पास तीनों चीज़ें कलेक्ट होगी, एनुअल डिमांड भी आ गया, होल्डिंग कॉस्ट भी आ गई और यहाँ से ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ गई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? EOQ फाइंड कर लेंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेविंग, बताएं कितनी अमाउंट सेव करेंगे, दैट कैन बी अचीव्ड if MDL adopt the policy of placing order based on EOQ quantity, economic order quantity। हम existing में कितनी ऑर्डर क्वांटिटी कर रहे हैं, कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं? वन टाइम में 6500 टन का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चलें तो बताएं हम कितना सेव कर पाएंगे, कितनी कॉस्ट सेव कर पाएंगे। तो हमारी सेविंग क्या होगी, तो हमने कैलकुलेट करनी है। तो एग्जिस्टिंग 6500 टन है और हमें क्या करना है? EOQ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या करते हैं? EOQ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो आ जाए EOQ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड कितनी है? 78,000, ठीक है जी। एनुअल डिमांड कितनी है हमारे पास? 78,000। तो एनुअल डिमांड आ गई हमारे पास 78,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये 35,200, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल थी, इसको नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो 35,200, तो यहाँ पर क्या आ गया? 35,200, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ गया, डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट, वो कितनी कैलकुलेट की? 177। तो 177 हमारे पास क्या आ जाएगा? होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इन सब को कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो टन्स में आएगा, क्योंकि सब चीज़ें हमारे पास टन्स में ही चल रही हैं, ठीक है जी। तो इन सब को कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा
5570 टन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5570 टन्स आ जाएगा। इसका मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, 5570, यानी कि हमें वन टाइम पर वन ऑर्डर पर 5570 टन्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अब हमने देखना है कि 5570 ये बेहतर है या 6500 टन्स मंगवाना ये बेहतर है। अब इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास दो सिचुएशन आ गई, या तो एग्जिस्टिंग प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे, या तो हम एग्जिस्टिंग प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे, और एग्जिस्टिंग प्लान ये था कि 6500 हम टन्स मंगवाया करते थे, या तो हम चलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे, और ईओक्यू हमारे पास कितना आया 5570, तो यहाँ पर आ जाएगा 5570। ठीक है जी, तो ये है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा सूटेबल हमारे पास सिनेरियो है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने सारी की सारी टोटल कॉस्ट को कंपेयर करना है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में तीन तरह की कॉस्ट आएगी, टोटल परचेज कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, और टोटल होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। इस पूरे एमडीएल के क्वेश्चन में, ये जो एमडीएल वाला क्वेश्चन है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्वेश्चन पढ़ा। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर डिस्काउंट नहीं है। अगर डिस्काउंट नहीं है तो परचेज प्राइस सेम है, तो परचेज प्राइस सेम है। अगर परचेज प्राइस सेम है तो परचेज प्राइस चेंज ही नहीं हो रही, दोनों की परचेज प्राइस सेम है, तो परचेज प्राइस को हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि टोटल परचेज प्राइस हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर फिर भी कैलकुलेट करना चाहे तो कोई मसला नहीं है, जो परचेज प्राइस होगी उसको क्या करेंगे, एनुअल डिमांड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास टोटल परचेज कॉस्ट आ जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले टोटल परचेज कॉस्ट होती है, टोटल परचेज कॉस्ट होती है। क्योंकि डिस्काउंट नहीं है तो परचेज कॉस्ट ने इधर भी यही आना है, इधर भी सेम ही आना है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आप टोटल परचेज कॉस्ट लिखना चाहते हैं तो लिख लें। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड, पूरे साल की परचेज कॉस्ट यहाँ से आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। परचेज प्राइस कितनी थी, परचेज प्राइस ये थी हमारे पास, परचेज कॉस्ट 17700। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17700 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड कितनी है, एनुअल डिमांड कितनी है 78,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 78,000 से। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर को हम यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि सेम है तो हम परचेज प्राइस को फिलहाल इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो हम परचेज कॉस्ट को इग्नोर करेंगे, उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन नहीं लेंगे। तो सेकंड कैलकुलेशन कर लेते हैं जो कि रेलिवेंट होगी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल ऑर्डर कॉस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड अवर ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है वो हमने फाइंड की हुई है, वो हमारे पास 35,200 थी। ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 35,200, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 35,200 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 35,200 आ गया, एनुअल डिमांड फिक्स है 78,000, तो ऑर्डर क्वांटिटी 6500 के लिए 65 लिख दूंगा, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा 5570 ऑर्डरिंग क्वांटिटी में लिख दूंगा। ठीक है, तो पहले वाला जो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑर्डरिंग क्वांटिटी के लिए 6500 यूनिट्स के लिए, वो आंसर क्या आएगा। अच्छा, मुझे इस वाले की एग्जिस्टिंग की टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, तो देखें ये तो चेंज नहीं होगा ना 35,200,
और एनुअल डिमांड में 78,000 चेंज नहीं होना, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए ऑर्डरिंग क्वांटिटी में 6500 लिख दें तो इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर इसका आंसर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर ऑर्डरिंग क्वांटिटी में 5570 यहाँ पे लिखें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो बार बार दोनों फॉर्मूलाज लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने तो कोई मसला नहीं है। तो हमें पता ये भी चेंज नहीं होना, ये भी चेंज नहीं होना, इसने ही चेंज होना है, तो इसके लिए यहाँ पे 6500 लिख देंगे और इसके लिए यहाँ पे 5570 लिख देंगे, तो दोनों के आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो जब हमने 6500 को यहाँ पे लिखा होगा तो हमारे पास जो कॉस्ट आई होगी, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, वो हमारे पास आ गई होगी इसकी 422,400 ये आ गई होगी। और जब हमने इस ऑर्डर क्वांटिटी में 5570 लिखा होगा तो अब इसकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या आ जाएगी 492926। तो ये हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और उसके बाद देखेंगे कि सेविंग आती क्या आती। अब टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ये होता है, और क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ें तो देखें MDL क्या कर रहा है, बफर स्टॉक भी मेंटेन कर रहा है। MDL 2000 का बफर स्टॉक सेव कर रहा है। अगर MDL के पास 2000 का बफर स्टॉक भी होता है तो जब अब होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये जो बफर स्टॉक को होल्ड किया हुआ है इसकी कॉस्ट भी तो बेयर करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जितना हम अपने पास स्टॉक रखेंगे उसको होल्ड करने की कॉस्ट हमारी बढ़ती रहेगी। तो जब हम होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये 2000 भी होल्डिंग कॉस्ट में शामिल करेंगे हम। ठीक है। तो होल्डिंग कॉस्ट का हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा होल्डिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। और इसमें से हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, होल्डिंग कॉस्ट गिवन है, ये होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर ली हमने 177। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट में 177 मल्टीप्लाई OQ, तो 6500 के लिए OQ में 6500 पुट कर देंगे और EOQ के लिए 5570 यहाँ पे पुट कर देंगे। और सेफ्टी स्टॉक आपको पता 2000 ही है, तो सेफ्टी स्टॉक हमारे पास OQ ने चेंज होना है और 2 सेम रहेगा और सेफ्टी स्टॉक हमारे पास 2000 है। ठीक है जी। तो जब हम 6500 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 929250। और जब हम इस OQ में, इस वाले OQ में जब हम 5570 को इस OQ में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 846945। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद जो हमारे पास सिनेरियो बचेगा, इन दोनों को टोटल किया तो आंसर आ गया 1351650। इन दोनों को टोटल करके आंसर आ गया और जब हमने इन दोनों को टोटल किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1339871। तो अब ऑब्वियस बात है कि किस में कॉस्ट कम आ रही है, यहाँ पर आ रही है 1351, यहाँ पर आ रहा है 1339, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो जो हमारे पास जो सेविंग आएगी वो सेविंग आएगी 11779। तो ये हमारे पास सेविंग आ जाएगी अगर हम इस OQ का ऑर्डर देंगे, तो इस OQ के सेविंग ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन था। ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमने ये डिसीजन किया कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन के साथ रहना चाहिए या हमने EOQ के साथ रहना चाहिए। तो हमने कहा, डिसीजन ये लिया कि हमने EOQ के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम पर ऑर्डर 5570 का ऑर्डर देंगे तो हमें इतने पैसे सेव होंगे, हमारी इतनी कॉस्ट कम आएगी और कॉस्ट कम आएगी तो ऑब्वियस बात है हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था
इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, ठीक है। अब एक सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं, वो रीऑर्डर लेवल से रिलेट करता है, ठीक है, और उसमें रीऑर्डर लेवल से जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आएगा वो देखते हैं, ठीक है। रीऑर्डर लेवल का बेसिक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन नहीं होगा या बेसिक फॉर्मूलाज वाला नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के साथ क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन वो आसान, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है नॉर्मल रूटीन से, इसलिए क्योंकि वो एक थोड़ा सा स्पेशल उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो करवाना ज़रूरी है, ताकि उसके बारे में अगर उस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, वी शुड नो दैट, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।